बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50 से 90% ख़वातीन को हमल के पहले निसफ हिस्से में कुछ हद तक मतली होती है। ये मतली उल्टी के साथ या इसके बग़ैर भी हो सकती है। इनकी इलामात की मुद्दत और शिद्दत मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ होती है। मॉर्निंग सिकनेस की इस्तिलाह ये उस उल्टी और मतली को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है जो हमल के दौरान और सिर्फ हमल की वजह से होती है और इसके साथ किसी कोई और बीमारी नहीं है। अलामात इनकी दिन में किसी वक्त भी ज़ाहिर हो सकती हैं, लेकिन अक्सर ख़वातीन यानी तकरीबन 80% वो दिन को भी और रात को भी अपने आप को बीमार महसूस करती हैं। मॉर्निंग सिकनेस अक्सर हमल के 5 से 6 हफ्तों से शुरू होती है। अलामात आम तौर पर 9 हफ्तों के इर्द गिर्द बदतरीन होती हैं और आम तौर पर हमल के 16 से 18 हफ्तों तक बेहतर हो जाती हैं। ताहम 15 से 20% ख़वातीन में अलामात तीसरी छमाही यानी तीसरे ट्राइमेस्टर तक और 5% ख़वातीन में पैदाइश तक रहती हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि हमल के दौरान जिन ख़वातीन को हल्की मतली और उल्टी आती है, उन ख़वातीन के मुकाबले में जिनमें ये नहीं होता है, तो इन ख़वातीन में अस्कात हमल और मुर्दा बच्चा पैदा होने की शरह बहुत कम होती है। एक और टर्म या इस्तिलाह जो इस्तेमाल की जाती है वो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है। इसमें उल्टी और मतली की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा होती है और ऐसी ख़वातीन को दिन में कई दफ़ा उल्टी आती है। इनके जिस्म से पानी भी निकलता रहता है और ये अक्सर पानी की कमी या डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती हैं और इन ख़वातीन में विटामिन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की कमी भी पैदा हो सकती है। इन हालात में आम तौर पर अस्पताल में तशख़ीस और दवाओं के साथ इलाज की ज़रूरत होती है। हमल से मुतल्लिक़ मतली और उल्टी की वजूहात वाज़िया नहीं हैं। मुतअद्दिद वजूहात जो तजवीज़ की जाती हैं उनमें कोई भी हतमी तौर पर साबित नहीं है। हार्मोन की बढ़ती हुई सतह से मुख्तलिफ असरात, एक जीनियाती यानी जेनेटिक टेंडेंसी या रुझान और नफ्सियाती अवामिल वो वजूहात हैं जो आम तौर पर बताई जाती हैं। कुछ ख़वातीन में हमल के दौरान मतली और उल्टी का इम्कान ज़्यादा होता है, जैसे वो ख़वातीन जिनको पिछले हमल में ये अलामात पैदा हुई हों। ईस्ट्रोजन लेने के दौरान मतली और उल्टी का सामना करना पड़ना जैसे कि जो माने हमल गोलियां होती हैं, अगर वो ख़ातून को इस्तेमाल करती हैं जिनमें ईस्ट्रोजन होते हैं तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर वो ख़वातीन जिनको माहवारी के दौरान जो है वो मिग्रेन होता है तो उन्हें भी ये हो सकता है। वो ख़वातीन जिनको मोशन सिकनेस होती है उनमें भी इम्कान ज़्यादा होता है। अगर उन ख़वातीन की माँ या बहनों को ये तकलीफ़ हुई है, अगर उनके मैदे तो ज़्यादा इम्कान होगा। अगर उनको मैदे के मसाइल हैं यानी उनको रिफ्लक्स है या अल्सर है, या अगर उनके जुड़वा बच्चे या 3 बच्चे हैं, या उनको मोलर प्रेगनेंसी है, तो इन ख़वातीन में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सी ख़वातीन ख़ास तौर पर जिनमें हल्की मतली या उल्टी होती है, इन्हें तिब्बी इलाज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्हें अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि आया इनमें अलामात हैं या नहीं।
इसके बाद वो आपके डॉक्टर साहब इस बात का तयन करेंगे कि आपको किस दवा से इलाज कराना मुनासिब है। अगर आपके पास इन चीज़ों में से एक या एक से ज़्यादा हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आप में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन है, अगर आपका पेशाब थोड़ा आता है और गहरे रंग का पेशाब है, या जब आप खड़े हों तो चक्कर आते हैं, दिन में आपको बार बार उल्टी आती है, ख़ास तौर पर अगर आपको उल्टी में खून नज़र आए, पेट में या कूलों में दर्द होता है और आप 12 घंटे से पहले आपके जिस्म के खाना या जो भी चीज़ आप पिए वो निकल जाती है, और मतली और उल्टी के साथ आपको बुखार या पेचक हैं, और अगर आपको नाउमीदी का एहसास लगता है, आपको ये लगता है कि आप हमल ख़त्म कर दें, या मतली और उल्टी की अलामात की वजह से की शिद्दत की वजह से आप में ख़ुदकशी के ख़यालात आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर साहब से फ़ौरन रब्ता करना चाहिए। हो सकता है कि इलाज आपकी मतली और उल्टी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना करे, लेकिन इलाज का मकसद अलामात को काबिल बर्दाश्त बनाना होता है। खुशकिस्मती से अलामात आम तौर पर हमल के वक्त तक ख़त्म हो जाती हैं। ग़िज़ाई तब्दीलियाँ, मतली और उल्टी ज़्यादा खाने या ज़रूरत से ज़्यादा भूख से बदतर हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाने से मुकम्मल परहेज़ करना या काफ़ी ना खाना दरअसल मतली को मज़ीद ख़राब कर सकता है। लिहाजा खाली पेट से बचने के लिए भूख लगने से पहले या जैसे ही खाने की कोशिश करें। स्नैक्स कसरत के खाएं और मुतअद्दिद छोटे छोटे खाने खाएं, मसलन 6 छोटे खाने एक दिन में, जिनमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हों और चिकनाई कम हो। नरम ग़िज़ा पर कायम रहें। ठंडा, साफ़ और कार्बोनेटेड जैसे जो लिक्विड हैं, या जैसे अदरक का और लेमनेड का, इनका इस्तेमाल करें और खाने के दौरान थोड़ी सी मिकदार में पी लें। ताज़ा नींबू और पुदीने को सूंघने की कोशिश करें और इन ट्रिगर से परहेज़ करें जो कि हमल के दौरान मतली या उल्टी को बढ़ाते हैं। जैसे कि ऐसे खाने जो इनको बढ़ाते हैं, जैसे मसालादार, ज़्यादा मीठा और चिकनाई वाले खाने, इनको छोड़ने से भी कुछ ख़वातीन में हालात बेहतर हो जाते हैं। आप उन ट्रिगर्स को ख़त्म करें जिनकी वजह से आपको उल्टी या मतली आती है, जैसे बदबू से दूर रहें, जायके से दूर रहें। बाद औक़ात आपको जैसे मसालादार खाना खाने से, मीठा या ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खाने से ये चीज़ें होती हैं, तो उनको अवॉइड करें। भरे हुए या स्टफ्ड कमरों में ना जाएं, कंजेस्टेड कमरों में ना जाएं। परफ्यूम, केमिकल, काफ़ी, खाना और धुआं ये आपकी हालत को ख़राब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हरारत, नमी, शोर, और जैसे आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक की लाइट्स, बाद औक़ात इनकी वजह से भी हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा वर्जिश करें, बहुत ज़्यादा थूक निकलें, तो ये चीज़ें भी जो हैं वो इसको बढ़ा देती हैं। आप खाने के बाद दांत साफ़ करें, अपने आप को अच्छी तरह हाइड्रेट रखें। खाने के फ़ौरन बाद लेटने से गुरेज करें और जल्दी पोजीशन बदलने से गुरेज करें। अगर आप आयरन के साथ क़िबल पैदाइश का विटामिन लेते हैं और इससे आपकी अलामात बढ़ जाती हैं, तो आप ये विटामिन सोते वक्त ले लें। लेकिन अगर अलामात बरकरार रहें तो विटामिन को आर्जी तौर पर रोक दें और अपने डॉक्टर साहब को बताएं कि आपने इसे रोक दिया है। आपके डॉक्टर साहब आपको खाने के बजाय एक चबाने वाला जो है विटामिन दे देंगे, जिसके साथ के ये वोमिटिंग नहीं होती है। और क्योंकि कुछ ख़वातीन इस गोली की शक्ल में विटामिन इसे गोली से बेहतर बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर आप अपना क़िबल पैदाइश
विटामिन लेना बंद कर देते हैं तो आपके डॉक्टर साहब आपको तजवीज़ करेंगे कि आप एक सप्लीमेंट लें जिसमें से 400 से 800 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड हो, जब तक आप कम अज़ कम आपके हमल को 14 हफ्ते ना हो जाएं, ताकि बच्चे में पैदाइशी नकाइस को कम किया जा सके। इसके अलावा बाद दूसरे इलाज इस्तेमाल होते हैं जिनमें एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर वगैरह शामिल है, लेकिन इनका होना ना होना मतलब फ़ायदा नुकसान इनका कोई ख़ास नहीं है। इसके बाद आप अदरक का इस्तेमाल करें और वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें अदरक हो, जैसे अदरक के लॉलीपॉप। और इसके अलावा अदरक की जो है आप घरेलू वाली अदरक को इस्तेमाल करें, पाउडर वाली अदरक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें पता नहीं है कि अदरक कितनी मौजूद होगी। इसके अलावा कुछ लोग हिप्नोसिस का भी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान में कम अज़ कम मुहैया नहीं है। इसके अलावा बाकी जो दवाएं हैं वो आपको आपके डॉक्टर साहब बताएंगे। बहुत सी दवाएं हमल के दौरान प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं जो कि महफूज हैं। कुछ दवाएं ओवर द काउंटर यानी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर भी मिल जाती हैं, लेकिन आप ओवर द काउंटर मेडिसिन अपने डॉक्टर साहब के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें।